जा रहा है। स्वागतम, शुभ स्वागतम मंच की ओर से आज की समारोह के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब का हार्दिक अभिनंदन और गूंजे आपकी तालियों की हर्षित ध्वनि हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के आगमन पर, शुभ आगमन पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और दीप प्रज्वलन के लिए आग्रह। बापू की प्रतिमा के समक्ष आज के समारोह का दीप प्रज्वलन हम सभी मिलकर मना रहे हैं बापू की 150वीं जयंती और राज्य स्तरीय निर्यात और उद्योग रत्न पुरस्कार समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि महोदय और अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा बिरला सभागार में राज्य स्तरीय निर्यात एवं उद्योग रत्न पुरस्कार समारोह 2019। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गणमान्य अतिथियों का। स्थान ग्रहण करने के लिए अनुरोध और साथ ही आइए पुनः आपकी तालियों के बीच कहें स्वागतम, शुभ स्वागतम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और सभी अन्य मंचस्थ महानुभावों को। और इसी श्रृंखला में अनुरोध करें अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय उद्योग एवं एमएसएमई डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुष्प भावित स्वागत डॉक्टर सुबोध अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं एमएसएमई। स्वागतम, शुभ स्वागतम का संदेश फूलों के माध्यम से। और इसी श्रृंखला में श्री आशुतोष एटी पेडनेकर प्रबंध निदेशक रीको से भी हमारा अनुरोध आप भेंट करें ये पुष्प माननीय उद्योग मंत्री महोदय श्री प्रसादी लाल मीणा साहब को। इसी श्रृंखला में अनुरोध कर रहे हैं श्री आशुतोष एटी पेडनेकर जी से प्रबंध निदेशक रीको पुष्प भावित स्वागत के लिए माननीय उद्योग मंत्री जी के। पुनः अनुरोध श्री अनिल गुप्ता जी से प्रबंध निदेशक आरआरईसी आप स्वागत करेंगे श्रीमान बीडी कल्ला साहब माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का। श्री अनिल गुप्ता जी। अन्य मंत्रीगण के स्वागत के लिए भी अनुरोध है विभागीय अधिकारियों से। मुख्य सचिव महोदय के स्वागत के लिए अनुरोध है श्रीमान अग्रवाल साहब से। सहकारिता मंत्री महोदय माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध कृपया आप मंच पर पधारें। श्रीमान उदयलाल आंजना साहब से आपकी तालियों के बीच हम अनुरोध कर रहे हैं मंच पर पधारने के लिए। श्रीमान महेश जोशी जी का मंच पर आगमन। माननीय मंत्री महोदय श्रीमान राजेंद्र यादव जी से भी अनुरोध कृपया आप मंच पर पधारें। हम सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में राज्य सरकार में माननीय मंत्री महोदया ममता भूपेश साहिबा से हम गुजारिश करें कृपया आप मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें। देवी और सज्जनों, आपका उत्साह और उमंग यहाँ लगातार तालियों के माध्यम से व्यक्त होता रहे। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और आज के इस समारोह में निर्यात और उद्योग रत्न पुरस्कार समारोह में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा।
इसी श्रृंखला में अनुरोध कर रहे हैं हम महेंद्र चौधरी साहब से, आप भी कृपया मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें। मंचस्थ अतिथियों के लिए आग्रह, विभागीय अधिकारियों से उनका स्वागत करें। स्वागत है विभागीय अधिकारियों से, उनसे कि मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करें। माननीय सहकारिता मंत्री का स्वागत श्री आनंदी लाल वैष्णव जी के द्वारा। एडिशनल कमिश्नर बीआईपी इसी श्रृंखला में अनुरोध है सुश्री शुभम चौधरी, संयुक्त शासन सचिव उद्योग, आप आए और माननीय मंत्री महोदया महिला और बाल विकास का स्वागत करें। माननीय कृषि मंत्री श्रीमान लालचंद कटारिया जी के लिए स्वागत के लिए आग्रह है विभागीय अधिकारियों से। श्रीमान मुक्तानंद अग्रवाल जी से अनुरोध है माननीय कृषि मंत्री का स्वागत करें। माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के स्वागत के लिए आग्रह है पुनः मुक्तानंद अग्रवाल जी से। पुनः आग्रह है शुभम चौधरी जी से, माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र यादव जी का स्वागत करें। उन्हें स्वागतम, शुभ स्वागतम, पुष्प भावित स्वागत, उनका शॉल और फूल भेंट कर करें। मुक्तानंद अग्रवाल जी से आग्रह है महेंद्र चौधरी जी के पुष्प भावित स्वागत के लिए। सभी मंचस्थ महानुभावों का स्वागत और स्वागत की इसी बेला में अब हम आग्रह कर रहे हैं सम्माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान श्रीमान देवेंद्र भूषण गुप्ता साहब से आज के इस समारोह में संबोधन के लिए। श्रीमान डीबी गुप्ता साहब। माननीय वन और पर्यावरण मंत्री राजस्थान श्रीमान सुखराम बिश्नोई जी का भी आगमन, स्वागतम, शुभ स्वागतम। आज के एमएसएमई कॉन्क्लेव के शुभ अवसर पर हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय
महिला बाल विकास मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, माननीय राजेंद्र यादव साहब, माननीय महेश जोशी जी, माननीय महेंद्र चौधरी जी, उपस्थित समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित अतिथिगण एवं साथियों, आज एमएसएमई कॉन्क्लेव 2019 के सुअवसर पर आप सबका मैं राज्य सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। समारोह में हमारे साफा पहने बहुत सारे महानुभाव नज़र आ रहे हैं। ये सारे आज पुरस्कृत किए जाने वाले निर्यातक, उद्यमी, बुनकर और हस्तशिल्पी हैं। आप सबको अग्रिम हार्दिक बधाई। राजस्थान समृद्ध विरासत, जीवंत कला एवं संस्कृति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और अत्यधिक कुशल मानव संसाधन और उद्यमशीलता की भूमि माना जाता ही है। राजस्थान तेजी से भारत में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर करके आ रहा है। वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन का योगदान हमारी जीडीपी में लगभग 27% के आसपास है। राज्य की भौगोलिक स्थिति औद्योगिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश में दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नेटवर्क राज्य में है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC का 60% इन्फ्लुएंस जोन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 38% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। 347 रीको औद्योगिक क्षेत्रों के साथ राज्य का औद्योगिक बुनियादी ढांचा काफ़ी मजबूत है, जिसमें लगभग 48,000 एकड़ भूमि में विकसित उद्योग लगे हुए हैं। रीको औद्योगिक क्षेत्र में 40,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादनरत हैं और 20,000 से अधिक एकड़ का उनके पास में भूमि बैंक है, जहां पर और उद्यम लग सकते हैं। आज हम अपनी जो औद्योगिक पॉलिसीज़ हैं उनके साथ साथ सोलर और विंड एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, उनकी भी पॉलिसीज़ का शुभारंभ होगा। जहां तक मैं वहां पर बात करूं, 2.2 गीगावाट की वर्तमान स्थापित क्षमता के साथ राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश की सबसे अधिक संभावना वाला राज्य है। राज्य में सोलर रेडिएशन 5.78 यूनिट प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन है, जो कि देश में सर्वाधिक है। राज्य में वर्ष के 365 दिनों में से 325 से अधिक दिनों तक सूर्य की स्वच्छ किरणें हमारे को उपलब्ध रहती हैं और वर्तमान में राज्य के पास 1.25 लाख हेक्टेयर राजकीय बंजर भूमि मरुस्थलीय जिलों जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि में उपलब्ध है, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है और हम इस दिशा में बहुत तेज़ी से प्रगतिरत भी हैं। प्रकृति के इस उपहार का उपयोग विद्युत उत्पादन करने से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की उपलब्धता में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा के ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए पश्चिमी राजस्थान में ग्रिड सबस्टेशन विकसित कर रही है और जो PGCIL है उसके द्वारा भी जो विकसित किया जा रहा है एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, वो राज्य के सोलर पार्क्स को नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ जोड़ देगा। राजस्थान ने 2017-18 में पिछले वर्ष की तुलना में 15% वृद्धि के साथ लगभग 46,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था और जयपुर, जोधपुर और NCR में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME हम जिनको कहते हैं का मजबूत आधार राज्य में उपलब्ध है। राज्य में 26 लाख से अधिक MSME स्थापित हैं और लगभग 46 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स 2018 के संदर्भ में भी राजस्थान का स्थान देश के शीर्ष राज्यों में है और इनकी स्थापना व संचालन के संबंध में किसी भी राज्य कानून के तहत अनुमति, NOC, सहमति, अनुमोदन, पंजीकरण, लाइसेंस इत्यादि सभी निरीक्षणों से 3 साल की अवधि के लिए छूट हेतु माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑर्डिनेंस 2019 लाया गया है। सभी अपेक्षित व्यावसायिक मंजूरी समयबद्ध तरीके से राज्य उद्योग मित्र पोर्टल द्वारा ऑनलाइन दी जा रही है। पोर्टल पर अब तक 2,668 आवेदकों को एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके हैं। थोड़े से समय में इतने हमारे पास आवेदन आ चुके हैं और उनमें सब में एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके हैं। आज हम 5 नीतियों को एक साथ यहाँ पर जो लागू करने जा रहे हैं। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019,
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 तथा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 का विमोचन किया जाएगा। इन सारी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ का मुख्य उद्देश्य समावेशी, संतुलित एवं सतत औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करना है, जो कि भारत में राजस्थान को सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाए। इसके लिए राज्य में संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उद्योग संबंधी सभी सेवाएं एक आसान और स्मार्ट वन स्टॉप शॉप आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक जिले के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के आधार पर औद्योगिक संभावनाओं की रूपरेखा बनाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्रियल प्लान भी बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, व्यवसाय करने में आसानी, भारत सरकार की और राज्य सरकार की मौजूदा और आगामी एमएसएमई योजनाओं के प्रचार, निर्यात से संबंधित सूचना और सेवाएं, क्लस्टर विकास और अन्य एमएसएमई सेवाओं के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इंडस्ट्री 4.0 की स्मार्ट फैक्ट्री कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए स्टेट इंक्यूबेटर्स को न्यू एज टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट इंजीनियरिंग, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सोशल मीडिया, मोबिलिटी, एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में उन्नत सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आज जारी की जाने वाली प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ के द्वारा हम राजस्थान में समावेशी, संतुलित और सतत औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाने में सफल होंगे। भारत का राजस्थान एक इसमें पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होगा और इन पॉलिसीज़ की सार्थकता तभी होगी जब ये आम जन तक पहुँचे, निवेशक यहाँ पर आकर के आगे बढ़ के निवेश करें और प्रदेश के और देश के विकास में भागीदार हों। आप सब पधारे, आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद, जिन्होंने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य की एक रूपरेखा आपके समक्ष रखी। और स्वागत की इस श्रृंखला में अनुरोध कर रहे हैं श्री आनंदीलाल वैष्णव जी से आप माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान सुखराम बिश्नोई जी का पुष्प भावित स्वागत करें, उन्हें शॉल भेंट करें। और साथ ही आमंत्रित कर रहे हैं आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय उद्योग मंत्री राजस्थान श्रीमान प्रसादी लाल मीणा जी से उद्बोधन के लिए। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में कैबिनेट के साथी वीडी कल्ला जी, कटारिया जी, उदयलाल आंजना जी, डोटासरा जी, यादव साहब, ममता भूपेश जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी उद्योगपति साथी, सभी एमएलए साहिबान, सभी मित्रों और साथियों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इस आयोजन के लिए अपना अमूल्य समय दिया और मैं 1 साल के कार्यकाल के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की उद्योग विभाग पर बहुत ही फोकस रहा, बहुत ही कृपा रही। मेरे ख्याल से इतनी कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उद्योग विभाग को जितना फोकस आपने दिया, मेरे ख्याल से मैं भी नहीं सोचता था। जब आपने मुझे उद्योग विभाग दिया, मैंने सोचा कि उद्योग विभाग में करने को कुछ नहीं है, पर आपने जैसे ही शुरुआत की एमएसएमई एक्ट लेकर हम आए और एमएसएमई एक्ट के बाद हम ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसका कानून बनाया और उस कानून के तहत हमारे उद्यमियों को जो दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे उससे उनको छुटकारा मिला और 3 साल तक किसी भी उद्योग को लगाने के लिए आपको कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। 3 साल बाद आप 6 महीने में परमिशन लेकर उसको चालू कर सकते हैं। उद्योग में बहुत बड़े आयाम हमने स्थापित किए। हमने एमएसएमई एक्ट के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो 2-2, 3-3 साल से उद्योगों की परमिशन के लिए फाइलें पेंडिंग पड़ी थी, उद्योग मित्र के लॉन्चिंग के बाद उसके 2500 से भी अधिक उद्योगपतियों को इससे परमिशन अपने आप उद्योग पर उससे मिल गई और केवल 2 मिनट में
पावती आप सब उद्योगपतियों को मिल रही है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई औद्योगिक नीति लाने के लिए भी विभाग को निर्देश दिया, उसको भी आज मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आज आपके समक्ष जारी करेंगे। बहुत अच्छी औद्योगिक नीति लेकर आए हैं और हमने रिप्स का भी बहुत समय से इंतज़ार था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिप्स की भी आज पॉलिसी जारी करेंगे। ये सब चीज़ें ऐसी है जो उद्योगपतियों की आवश्यकता थी। दूसरी चीज़ें जो भी हमने की, मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना, पहले की सरकार में भामाशाह योजना की जगह हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लेकर आए। उसमें केवल 2 लाख तक का लोन पहले था, हमने 10 करोड़ तक का, मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 10 करोड़ तक का लोन और उस पर 8% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। ऐसी योजना पूरे देश में अब तक कहीं भी युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए नहीं है, जैसी हमारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। इसमें 8% तक आपको सब्सिडी भी मिलेगी ब्याज में, और अनुदान का, ब्याज का और का सबका व्यवस्था हमारा RFC बैंकों से निश्चित रूप से करके हम उद्योगों में आगे बढ़े हैं। अभी हमारे उद्योगपतियों से हमने संभागवार हमारे अधिकारियों से चर्चा की, उनसे जानना चाहेगा उनकी क्या समस्या है। हमने 7 संभागों में चर्चा करने के बाद जयपुर और कोटा में तो मैं स्वयं भी गया, उद्योगपतियों की सारी बातें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाए हैं और उनका समाधान किया है। मुझे जानकर हर्ष है कि आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने जितने भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को उद्योगपतियों के लिए दिए, उद्योग लगाने के लिए आगे बढ़ने के दिए, वो सारे के सारे आपने स्वीकार करके आज उनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष करेंगे। बहुत बड़ी प्रदूषण की समस्या थी, सारे प्रदूषण में हमारे बालोतरा, जोधपुर, भीलवाड़ा, पाली, यहाँ पर जो समस्या थी उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत बड़े दिल से आज उसकी भी स्वीकृति दी है। जो अनुदान अभी तक 25 लाख रुपए देते थे CTP लगाने के लिए, आज उसको मुख्यमंत्री जी 50 लाख तक की स्वीकृति आपको देंगे, जिससे प्रदूषण के जो NGT का हमारे ऊपर जो असर पड़ रहा था उसको भी हम दूर करेंगे। और जो जिस तरह की आज उद्योगों की नीति आज हम जारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रिप्स को जारी कर रहे हैं। आज पहले GST में केवल 30% की छूट थी नए उद्योग लगाने पर, और आज मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनकी कृपा से आज 75% तक SGST में छूट मिलेगी उद्योगपतियों को 7 वर्षों के लिए। देश में सबसे अधिकतम पंजाब में थी, पंजाब की तर्ज पर हम भी 7 वर्षों तक 75% तक आपको उस पर छूट देंगे। और दूसरी जो हमने घोषणाएं की है रिप्स में, 100% तक की हम बिजली की जो ड्यूटी होती है उसमें 100% छूट दे रहे हैं, स्टाम्प पे 100% छूट दे रहे हैं, ज़मीन की रजिस्ट्रियों पे 100% की छूट दे रहे हैं। इस तरह की पहली बार योजना लेकर हमारी औद्योगिक नीति, रिप्स की नीति लेकर आए, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुझे जानकर आज खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने उद्योगों के ऊपर पूरा फोकस किया है आप सबको। और दूसरी बिजली पर भी जो स्टाफ की ड्यूटी की जो शिकायत थी उद्योगपतियों की, उसको तो 100% ही मुख्यमंत्री जी ने माफ़ कर दिया, 7 वर्षों के लिए कर दिया। इतनी बड़ी कभी भी रिप्स राजस्थान में नहीं आई जितनी बड़ी इस बार मुख्यमंत्री जी सारी योजनाओं की, सारी पॉलिसी की औद्योगिक नीति भी हम लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि उद्योगपतियों को सरकार से पूरा सहयोग के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, कोई भी उद्योग लगाएं। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है उद्योग विभाग को, रिको को भी निर्देश है कि ज़मीनों की जो नए औद्योगिक इलाके आ रहे हैं, रिको के क्षेत्र आ रहे हैं, उस पर भी हम ज़मीनों पर 15 से 25% तक उसमें भी उस रेट को कम करेंगे, जिससे उद्योगपति आसानी से आ सके। और इस नीति को, रिको की ज़मीनों की नीलामी को अब हम बिल्कुल पारदर्शी बनाने के लिए हमने ऑक्शन शुरू किया है। कहीं भी कोई भाई भतीजावाद, कहीं भी कोई विवाद या किसी तरह की नहीं, पूरी पारदर्शी नीति से हम ज़मीनों को ऑक्शन से करेंगे, जिससे उद्योगपति जो उद्योग लगाना चाहे वही उद्योगपति इसमें आएंगे। और पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिनों के बाद ST, SC, OBC और महिलाओं के लिए भी नए क्षेत्रों में रिजर्वेशन रखा है, उसकी भी आज घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस तरह हमने सारे क्षेत्रों को कवर करके हमने चाहा कि उद्योगपतियों में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को आकर्षित करें। युवाओं के लिए बहुत सारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो शुरू की है, उसके लिए तो 8% तक सब्सिडी आपको देंगे ही देंगे। आपको लोन की व्यवस्था भी, धन की व्यवस्था भी उसमें कराएंगे।
और हमने पुरस्कारों की भी इस साथ शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि हमारे विभाग की जो भी कार्यप्रणाली है हम आपके समक्ष रखें, और इस एक साल के अंदर हमने पूरे प्रयास किए हैं उद्योगपतियों को 2 बार 10 साल में पहली बार औद्योगिक सलाहकार समिति बनने के बाद 2010 में बनने के बाद गठन होने के बाद एक बार भी मीटिंग आपकी सरकार बनने से पहले नहीं हुई। आपकी सरकार बनने के बाद हमने उद्योगपतियों को बुलाकर औद्योगिक सलाहकार समिति की 2 बार मीटिंग बुलाकर इनके विचार जानकर हमने औद्योगिक नीति में उनको समावेश किया है। हम चाहते हैं कि उद्योगपति राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, बाहर से लोग भी निवेश करने के लिए आए। इसी को हम आज आप सबको आमंत्रित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि उद्योग विभाग पर जैसी आपकी कृपा, अगर 4 साल ऐसी कृपा रही तो हम पंजाब से भी आगे उद्योग लगाने में बढ़ेंगे और हम इस नीति को आगे लेकर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उद्योग मंत्री महोदय का, जिन्होंने राज्य का औद्योगिक परिदृश्य किस प्रकार और बेहतर और सकारात्मक हो इस पर अपनी बात रखी। स्वागत की इस श्रृंखला में मंच की ओर से हम स्वागत करते हैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का और माननीय परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री महोदय का, और आग्रह करते हैं एडवाइजर रीको श्रीमान पुखराज सेन जी से आप आगे आए मंच पर और स्वागत करें माननीय परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावास जी का। इसी श्रृंखला में हम आग्रह कर रहे हैं एसएस शाह साहब से, जॉइंट डायरेक्टर उद्योग विभाग, आप आएं और माननीय चिकित्सा मंत्री का स्वागत करें। श्रीमान एसएस शाह। श्रीमान एसएस शाह साहब फूल और शॉल भेंट करेंगे माननीय चिकित्सा मंत्री राजस्थान श्रीमान रघु शर्मा जी को। आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि महोदय हैं डॉक्टर BD कल्ला साहब, माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान। हम आपसे अनुरोध करते हैं कृपया आप पधारें उद्बोधन के लिए। माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान श्रीमान BD कल्ला साहब। राजस्थान के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय प्रसादी लाल जी, सम्मानीय लालचंद जी कटारिया, सम्मानीय रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह जी, गोविंद जी डोटासरा, उदयलाल जी अंजना, महेश जी जोशी, राजेंद्र जी यादव, ममता भूपेश जी, सम्मानीय बिश्नोई साहब, महेंद्र जी, हमारे CS DV गुप्ता जी, कुंजीलाल जी मीणा, अजिताभ जी, सम्मानीय रांका साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण, कॉरपोरेट जगत के सभी भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, उद्योगिना सिंह मुपैति लक्ष्मी। उद्योग जो है उससे लक्ष्मी जी का वासा रहता है और लक्ष्मी बरसती है, लेकिन ये कब लगते हैं? जब भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस इन सब का समन्वय होता है, तब उद्योग लगता है। मैं आज आपको राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 और राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। प्रकृति ने राजस्थान को सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में दी है। सोलर रेडिएशन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि कहीं है तो वो राजस्थान में है। यहाँ 1,42,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से पैदा की जा सकती है और पवन ऊर्जा 1,27,000 मेगावाट पैदा की जा सकती है। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। राजस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप तो खूब है, लेकिन पिछले वर्षों में एंटरप्रेन्योरशिप राजस्थान से बाहर चली गई। लेकिन इन नीतियों के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो नीतियां बनी हैं, मैं राजस्थान के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि राजस्थान कॉलिंग, राजस्थान आपको पुकार रहा है कि आप आइए, नहीं तो पीछे रह जाओगे, दूसरे लोग आ जाएंगे और यहाँ उद्योग लगा लेंगे।
इसलिए इन नीतियों को जारी करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने 5 नीतियां अभी जारी करेंगे, इन्हीं की प्रेरणा से ये नीतियां बनी हैं। और मैं आपसे खास तौर से कहना चाहता हूं कि 2019 और 20 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम नई नीतियां लाएंगे। वो नीतियां आज आप ही के कर कमलों के द्वारा जारी की जाएंगी। राजस्थान में आज 4650 सौर मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। 200 मेगावाट रूफटॉप घरों में जो बिजली पैदा होती है, 200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। और आने वाले वक्त में जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि कम से कम आने वाले कुछ समय में हम 4000 मेगावाट और पूरी पॉलिसी से हम 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य सौर ऊर्जा के माध्यम से रखते हैं। इसके अलावा नेट मीटरिंग स्कीम के तहत घरेलू जो संयंत्र हैं उन पर भी और राजकीय भवनों पर भी सोलर ऊर्जा के रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे सरकारी बिजली में जो खर्च आता है उसमें भी रेगुलर जो बजट है उसमें कमी आएगी और इसका लाभ सरकारी बिल्डिंगों को भी मिल सकेगा। मैं इस अवसर पर खास तौर से इस एनर्जी के माध्यम से हम किसानों को भी लाभ देना चाहते हैं। कुसुम योजना एक आ रही है जिसमें सोलर पंप लगाए जाएंगे, उसमें 30% अनुदान किसानों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, 30% हम केंद्र से दिलवाएंगे, 30% राशि नाबार्ड का होगा, केवल किसानों को करनी होगी। सोलर पंप है तो उसमें केवल 50,000 रुपये किसान को खर्च करने पड़ेंगे। बाकी अनुदान जो है 1.5 लाख का राज्य सरकार की तरफ से, 1.5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से, 1.5 लाख का नाबार्ड का ऋण होगा। और जब सिंचाई के अलावा जब बिजली वो पैदा करेगा वो हमारे ग्रिड में जाएगी, उससे उसकी किस्त चुक जाएगी, यानी 10% राशि में सोलर पंप किसान अपने खेत में लगा सकेगा और दिन में अच्छी क्वालिटी की बिजली प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा निजी विकासकर्ताओं, निवेशकर्ताओं और साहसियों के लिए जॉइंट वेंचर कंपनियां बनाकर सोलर पार्क विकसित करने का प्रावधान है। इसके अलावा जो बड़े संयंत्र लगेंगे 500 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, इसमें खास तौर से राज्य सरकार के साथ जॉइंट वेंचर करके भी आप कंपनियां बना करके हमारे जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसके साथ जॉइंट वेंचर करके भी आप संयंत्र लगा सकते हैं। नई नीति में रोजगार के अवसर मिलेंगे, निवेश के अवसर बढ़ेंगे और कुल मिलाकर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इससे तंत्र में का प्रावधान जो राज्यों को भी दे सकेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे उद्यमियों को और राजस्थान के निवासियों को भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से राजस्थान की कमान संभाली है, राजस्थान में 946 मेगावाट बिजली का उत्पादन नया बढ़ा है और आज हम 21,000 लगभग 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन या तो कर रहे हैं या हमको हमारे हिस्से में या हमारे सहयोग से जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं उससे हमको मिल रही है। और बिजली के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम मार्च के आसपास सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी लाने वाले हैं। मैं इस अवसर पर जो नई सौर ऊर्जा नीति है उसके हाइलाइट्स आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूँगा। निजी कृषि भूमि का उपयोग भवन एवं सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए बिना भू रूपांतरण के किया जा सकता है। लैंड कन्वर्जन की सारी कठिनाइयां मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दी है। निजी भूमि खरीद के लिए सीलिंग लिमिट में छूट प्रदान की गई है, सीलिंग की कोई बाध्यता नहीं है, सीलिंग में पूरी छूट दे दी गई है। प्रसारण एवं वितरण शुल्क में छूट, राज्य में स्वयं के उपयोग एवं तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु वर्ष 2023 तक स्थापित होने वाले या 500 मेगावाट क्षमता पवन, सौर एवं हाइब्रिड संयंत्रों को प्रसारण वितरण शुल्क में 7 वर्ष तक 50% तक की छूट।
स्टोरेज के साथ अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को एवं रीपावर्ड पवन ऊर्जा संयंत्रों को प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 7 वर्ष तक 75% छूट। अक्षय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 10 वर्ष तक 100% छूट। कैप्टिव उपभोग हेतु स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों को विद्युत शुल्क में 7 वर्ष तक एवं पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्रों को पूर्ण रूप से छूट। कैप्टिव उपभोग एवं तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु स्थापित संयंत्रों को वार्षिक बैंकिंग की सुविधा। सौर एवं पवन ऊर्जा उपकरण निर्माताओं को लाभ छूट। 100% स्टैम्प शुल्क में छूट। मैं समझता हूं कि ये पहले कभी नहीं थी। 50% की रियायती दर पर भूमि आवंटन। 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में पूर्ण छूट। मैं कॉरपोरेट सेक्टर को ये बताना चाहता हूं, खासतौर से हमारे जो बिजली घर है ना, सूरतगढ़, छबड़ा वगैरह, हम स्वयं सरकारी कंपनियों के बिजली घरों में विद्युत शुल्क देते हैं, लेकिन इस ग्रीन ऊर्जा को पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमने 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में पूर्णतः छूट दी है। राज्य कर SGST पर 90% तक निवेश अनुदान, नियोक्ताओं को रोजगार अनुदान, राजस्थान औद्योगिक संवर्धन योजना रिप्स के तहत ब्याज में अनुदान, रिप्स के तहत कस्टमाइज पैकेज एवं अन्य रियायतें, योग्य निर्माताओं को MSME नीति के लाभ को प्रावधान किया गया है। स्टोरेज आधारित अक्षय ऊर्जा संयंत्र। टॉप संयंत्रों के लिए ग्रॉस मीटरिंग स्कीम एवं रेस्को प्रणाली का प्रावधान। ये ऐसे प्रावधान है जिससे उद्यमियों को आगे आकर इसका लाभ मिलेगा। मैं राजस्थान के तमाम कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों से और तमाम प्रवासी राजस्थानियों से इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा का लाभ लें, नहीं तो बाहर से लोग आएंगे और आकर के ये सारी सौर ऊर्जा को लेके चले जाएंगे। इसलिए आप सब लोग आगे आएं, स्वयं अथवा कुछ औद्योगिक घराने मिलकर सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक लाभ लें, इस नीति का लाभ लें और इस नीति के माध्यम से सौर ऊर्जा का उत्पादन करें। अब तक हम लोगों ने जो सौर ऊर्जा प्राप्त की है वो बहुत कम है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, 1,42,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता राजस्थान में है। आइए हम 30,000 का लक्ष्य पहले प्राप्त करें और फिर आगे की मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इस सौर ऊर्जा नीति और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें प्रेरणा दी और जो रिलैक्सेशन दी है, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के मुख्य बिंदु आपके समक्ष रखे माननीय ऊर्जा मंत्री ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत की श्रृंखला में पुनः अनुरोध करेंगे श्री SS शाह, जॉइंट डायरेक्टर उद्योग विभाग से आप माननीय चिकित्सा मंत्री श्रीमान रघु शर्मा जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में अगला अनुरोध हम कर रहे हैं मैडम शुभम चौधरी जी से, आप आएँ और मुख्य सचेतक महोदय श्रीमान महेश जोशी जी का पुष्प भावित स्वागत करें। मैडम शुभम चौधरी साहिबा। मुख्य सचेतक महोदय डॉक्टर महेश जोशी जी, मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा। देवियों और सज्जनों, आज के इस समारोह में राज्य सरकार
जो नई नीतियां जारी करने जा रही है, अब उसका समय है। हम आग्रह करेंगे मंचस्थ अतिथियों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। सबसे पहले विमोचन किया जाएगा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। क्या कुछ है इन नीतियों में, इसके लिए एक बुकलेट तैयार की गई है और आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में इनका विमोचन किया जा रहा है। सबसे पहले राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 राज्य में निवेशोन्मुखी, रोजगार परक, क्षेत्रीय और संतुलित, साथ ही पर्यावरण मानकों का ख्याल रखते हुए ये नई औद्योगिक नीति लाई गई है। नया माहौल प्रदेश में बने और साथ ही तेजी से औद्योगिक विकास हो। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश, रोजगार सृजन और सकारात्मक औद्योगिक विकास का माहौल बनेगा। इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए समावेशी, संतुलित और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की राह प्रशस्त होगी। समय विमोचन का राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 सभी मंचस्थ अतिथियों के द्वारा। देवी और सज्जनों, गूंजती रहे आपकी तालियां। अब जारी की जाएगी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे राजस्थान को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए ये प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है। पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त अनुदान द्वारा संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले, इसीलिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 तैयार की गई है। अधिक रोजगार हो और उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, इसी बात पर बल दिया गया है इस नीति में, जिसे नाम दिया गया है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। देवियों और सज्जनों, पुनः मुक्त हृदय से गूंजे आपकी तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। सरकार द्वारा इसकी समीक्षा करवाकर युवाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिले, वो अपना काम शुरू कर सके। इसी योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए 10 करोड़ रुपए तक की राशि का ऋण इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी विमोचन किया जा रहा है, जो नीति जारी की जा रही है वो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है। राजस्थान पूरे देश में अग्रणी प्रांतों में है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, और इसे सबसे ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का विमोचन किया गया है। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019, इसे आज के समारोह में जारी किया जा रहा है। MSME कॉन्क्लेव 2019 बिरला सभागार, राजधानी जयपुर के इस राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019। सभी मंचस्थ महानुभावों का धन्यवाद। देवी और सज्जनों, हमारा राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वोच्च पायदान पर आए। क्या है अभी का परिदृश्य, आइए इसी का विस्तृत ब्यौरा जानने के लिए देखते हैं एक फिल्म जो कि सौर ऊर्जा पर आधारित है। प्रस्तुत है एक फिल्म सौर ऊर्जा पर आधारित। इस धरती ने सदियों से चमकते सूरज की गर्मी और रूखी हवाओं की रफ्तार को सहा है, पर अब इन हवाओं का रुख तरक्की की ओर है और इस रेतीली धरती पर समृद्धि का नया सूरज उग रहा है। प्रदेश की भौगोलिक चुनौतियों को एक समृद्ध भविष्य में बदलने की नींव राज्य सरकार ने कुछ साल पहले रखी।
इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य को इस दिशा में और आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सौर ऊर्जा नीति 2019 और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की है। नई सौर ऊर्जा नीति में 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति में 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा और 3,500 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य भी रखा गया है। पहली बार बड़े निवेशकों के साथ ही छोटे निवेशकों, किसानों, घरेलू उत्पादकों, डिस्कॉम्स, ट्रांसमिशन व पावर जनरेशन कंपनियों को भी अक्षय ऊर्जा क्रांति में भागीदार बनाया जा रहा है। नई सौर ऊर्जा नीति में राज्य सरकार जॉइंट वेंचर में सोलर पार्क्स व अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स की स्थापना करेगी। नई नीति में रीपावरिंग यानी पुराने विंड टरबाइन को नए अधिक क्षमता वाले टरबाइन में बदलने का प्रावधान है। जमीन व प्रसारण तंत्र के समुचित उपयोग के लिए पुराने सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों के हाइब्रिडाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही परंपरागत थर्मल व गैस पावर प्लांट्स का अक्षय ऊर्जा के साथ हाइब्रिडाइजेशन का भी प्रावधान किया गया है। कैप्टिव उपभोक्ताओं और थर्ड पार्टी बिक्री के लिए अक्षय ऊर्जा की वार्षिक बैंकिंग के साथ साथ ट्रांसमिशन और व्हीलिंग चार्जेस तथा स्वयं के उपभोग पर विद्युत शुल्क में छूट का प्रावधान इन नीतियों में किया गया है। राज्य में पहली बार अक्षय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। अक्षय ऊर्जा से संचालित चार्जिंग स्टेशंस को ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग चार्जेस में 10 वर्ष तक 100% छूट का प्रावधान इस सौर ऊर्जा नीति में किया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग एवं ग्रॉस मीटरिंग स्कीम के तहत रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कैपेक्स एवं रेस्को प्रणाली में की जाएगी। इसमें राजकीय भवनों को भी घरेलू श्रेणी के लाभ दिए जाएंगे। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन नीतियों में सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों के साथ स्टोरेज सिस्टम की स्थापना पर जोर दिया गया है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत किसान या निवेशक 33 केवी जीएसएस परिसर में या 5 किलोमीटर की परिधि में 500 किलोवाट से 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपकरण बनाने की नई इकाइयों को एमएसएमई पॉलिसी एवं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के प्रावधानों के साथ साथ अन्य छूट तथा लाभ दिए जाने का प्रावधान भी इन नीतियों में किया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु पेयजल वितरण प्रणाली का सौर्यकरण का काम भी हाथ में लिया गया है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आज एक नया इतिहास लिख रहा है। पर्यावरण संरक्षण, निवेश की अपार संभावनाओं एवं रोजगार सृजन को समर्पित इन नई नीतियों के साथ आइए हम समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ें। नई सौर ऊर्जा नीति पर आधारित ये फिल्म हमने देखी और आइए अब हम सुनते हैं कुछ नव उद्यमियों के अनुभव, उन्हीं की जुबानी जो एमएसएमई एक्ट 2019 के पश्चात आए बदलाव को महसूस कर रहे हैं और अपने काम में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले इस कड़ी में आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर मेडिकल डिवाइसेस की फील्ड में काम करने वाले जयपुर के श्रीमान PS कपूर जी को।
मंचासीन विशिष्ट एवं अति विशिष्ट जन, मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने हम जैसे छोटे व्यापारियों को जो अपने सपने पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। जो आज एक छोटा व्यापारी सिर्फ ये सोच के नहीं कर पाता कि मेरे को आगे कितना सहयोग सरकारी विभागों से मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने 6 महीने में सौरस हेल्थ केयर करके एक अपना उद्यम स्टार्ट किया है, जिसमें प्राइमरी तौर पे हमने 3 चीज़ों में फोकस किया है। एक तो उसमें संक्रमण रहित ऑपरेशन थिएटर्स, उसकी स्थापना, संक्रमण रहित आईसीयू की स्थापना और वातावरण के फ्रेश हवा से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, जो कि किसी भी आईसीयू में किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए हम उसको इमीडिएटली यूज़ कर सकें। और मैं मानता हूं कि अगले जून 2020 तक हमारा प्रोडक्शन 100% राजस्थान के लिए समर्पित होगा। पहला प्रोजेक्ट अभी हमने एपेक्स हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है, जो अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में काम करने वाले जयपुर के श्री PS कपूर, और अब आयुर्वेदिक मेडिसिन्स तैयार करने वाले जयपुर के श्री पवन कुमार शर्मा जी मंच पर आमंत्रित हैं और आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे। श्री पवन कुमार शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त गणमान्य अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है। हमारा आयुर्वेदिक दवाइयों का पुश्तैनी व्यवसाय रहा है और इस व्यवसाय में मैं चतुर्थ पीढ़ी हूँ। अभी तक हमारा व्यवसाय काफ़ी छोटे स्तर पर रहा है और इसे सदैव ऊंचे स्तर पर ले जाने की मेरी प्रबल इच्छा रही है जी। इस बाबत मैं लगातार उद्योग विभाग के संपर्क में रहा हूँ और जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाए गए MSME एक्ट 2019 के बारे में सुना तो त्वरित रूप से जून माह के अंदर ही उसमें आवेदन किया। और ये मेरे लिए एक आश्चर्य का विषय रहा कि मात्र 5 मिनट के अंदर मुझे मेरा प्रमाण पत्र मिल गया, जो मेरे साथ पहली बार हुआ किसी भी सरकारी विभाग के अंदर। उसके अंतर्गत मैंने लाभ लेते हुए भू उपयोग परिवर्तन के नियम के अंदर 3 वर्ष में मुक्ति का वो था, उसमें मैंने लाभ लिया और अपना संयंत्र तुरंत निर्माण शुरू कर दिया उसके अंदर। आज के समय में हमारे संयंत्र की छत तक का कार्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही आयुर्वेदिक संयंत्र संपूर्ण होकर उसका उत्पादन आरंभ होगा। इस अभूतपूर्ण अवसर के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और MSME एक्ट 2019 को संभव बनाने वाले सभी व्यक्तियों का हार्दिक हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पवन कुमार शर्मा जी के बाद अब हमारे साथ होंगे मंच पर बीकानेर से पधारे जो वहीं के खाद्य पदार्थों के व्यवसाय में संलग्न है, श्री चेतन पानिया बीकानेर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच और सभी उपस्थित महानुभाव, मैं चेतन पनिया बीकानेर राजस्थान से हूँ। मैंने MBA CS और CFA लेवल 2 किया। पिछले 4-5 साल से मैंने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया की टीम में एज ए को टीम मेंबर मैंने काम किया। 100 से ज़्यादा उद्यमियों को मैंने सपोर्ट किया। लगभग भारत सरकार के 23 मंत्रालय जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, बट युवाओं को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और ऐसी काफ़ी स्कीम्स भी है काफ़ी स्टेट्स की और केंद्र सरकार की जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है बिना कोई कोलेटरल्स के, उसके बारे में भी जानकारी नहीं होती है। तो जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा MSME एक्ट 2019 के बारे में, तो मैंने भी सरकार के साथ एक कदम बढ़ाने के लिए इच्छा जाहिर की और उसी के साथ जो हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी बीकानेर उधरामसर में एग्रीकल्चर लैंड, वो काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ी थी। तो मैंने वहाँ पे एक बीकानेरी जो भुजिया पापड़ और जो बीकानेरी रसगुल्ला है उसको कैसे एक प्रीमियम एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लॉन्च किए जाए, उसके लिए मैंने प्लांट को स्टार्ट किया। मेरा प्लांट अभी एडवांस स्टेज में है। ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। मैंने रोड कंस्ट्रक्शन करवा ली, 24/7 बिजली ले ली, पानी का प्योर अरेंजमेंट्स कर लिए। लेकिन एक चुनौती जो सरकार की नियति से मेरी सॉल्व हो गई वो थी कन्वर्जन से रिलेटेड, और काम को स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी और कोई एक्ट के अंदर परमिशन नहीं लेने की। लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैं सेल्स कैसे करूं। तो पिछले 6 महीने में मैंने आर्मी, डिफेंस और रेलवे, गवर्नमेंट का इतना बड़ा सेक्टर है जहां पे सेल्स
एक इनिशियल लेवल पे किसी भी एमएसएमईज को सस्टेन करने के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। पिछले 6 महीने में मैंने आर्मी के 7 कमांड्स, और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम राजस्थान एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है जहाँ पे साउथ वेस्टर्न कमांड है आर्मी की, तो और कमांड्स का इतना बड़ा फंड भी है। तो मैंने आर्मी के 7 कमांड्स, नेवी के कमांड्स और एयरफोर्स के प्लस रेलवे के सारे 17 जोन्स में से लगभग 70-80% पर्सनल विजिट्स किए। गवर्नमेंट की खुद की सेपरेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ है उनकी, उन सब का प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस किया। उसके बाद, क्योंकि आज का बिजनेस ट्रेडिशनल पैटर्न्स पे नहीं हो सकता, मैंने उसके बाद उबेर ईट को अप्रोच किया, मैंने जोमेटो को अप्रोच किया स्ट्रेटेजिक एलियंस के लिए, उनसे भी मेरे को एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने जो इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड में काम कर रही है वहाँ पे मैंने वहाँ के एम्बेसडर्स को अप्रोच किया, उनसे मैंने बोला कि इस सेक्टर्स में जो फूड्स और एग्रो में भारतीय मूल के हैं और बाहर इन सब प्रोडक्ट्स में डील करें ट्रेडिंग बिजनेस में, तो मैंने उनको भी अप्रोच किया ताकि एक जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरे पास ऐसा ना हो कि मैं हड़बड़ी में स्टार्ट तो कर दूं बट सेल्स फोर्स मेरा इतना एक्टिव ना हो तो मैं कोलैप्स कर जाऊं। अतः इसलिए लास्ट में मैं कहना चाहता हूं साहब आपको कि अगर परमात्मा रो आशीर्वाद हो और बड़े बुजुर्गों रो आशीर्वाद हो और मंच पर सम्मानित सरकार और सरकारी मशीनरी रो आशीर्वाद हो तो हमारो वादो है कि एक छोटो सो युवा आज आपकी छोटी सी यूनिट ने आने वाले समय एक लार्ज यूनिट्स में डेवलप करेला और एक आप आईपीओ ले रहा वेला। धन्यवाद। अभी आपने सुने नव उद्यमियों के अनुभव। और देवियों और सज्जनों, आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में अब समय है राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार का। हम चाहेंगे आप सभी अवॉर्डीज के लिए, सभी रेसिपिएंट्स के लिए एक बार तालियों के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दें, बधाई दें। आप देख पा रहे हैं राजस्थानी साफे में इन अवॉर्डीज को, और हम एक एक करके इन्हें मंच पर पुकार रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए विशाल फूड प्रोडक्ट सूरतगढ़ रोड श्री गंगानगर प्रतिनिधि श्री जुगल किशोर जी। पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रमाण पत्र और माननीय उद्योग मंत्री जी के द्वारा 1 लाख रुपए का चेक। उसका रेप्लिका आप यहाँ मंच पर देख रहे हैं। चेक की प्रतिकृति विशाल फूड प्रोडक्ट सूरतगढ़ रोड श्री गंगानगर, अवॉर्डी श्री जुगल किशोर जी। खेमचंद हैंडीक्राफ्ट सालावास रोड जोधपुर, ये इकाई लकड़ी, आयरन और हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण करती है और पुरस्कार लेने के लिए पधार रहे हैं खेमचंद जी। खेमचंद हैंडीक्राफ्ट सालावास रोड जोधपुर, ये इकाई लकड़ी, आयरन के हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण करती है। खेमचंद जी। गंगा राइस एंड जनरल मिल्स हनुमानगढ़, राइस प्रोसेसिंग के लिए श्री अमृतलाल सिंघला। श्री अमृतलाल सिंघला, गंगा राइस एंड जनरल मिल्स हनुमानगढ़। ट्रेडिशनल गैलरी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, रेडीमेड वस्त्र दिनेश गोयल। श्री दिनेश गोयल, रेडीमेड वस्त्र ट्रेडिशनल गैलरी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। ट्रेडिशनल गैलरी प्राइवेट लिमिटेड रेडीमेड वस्त्र दिनेश गोयल। इलेक्ट्रोमैक जयपुर, पावर ट्रांसफार्मर्स सुरेंद्र कुमार बजाज। देवी और सज्जनों, आपको बता दें जो ये राशि है 1 लाख रुपए की, ये ऑलरेडी इनके अकाउंट्स में भेज दी गई और चेक की प्रतिकृति भेंट की जा रही है, रेप्लिका। इलेक्ट्रोमैक जयपुर, पावर ट्रांसफार्मर सुरेंद्र कुमार बजाज। टेम्पसन इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, इलेक्ट्रिकल आइटम्स और प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र प्रकाश जी। सभागार में देवियों और सज्जनों, गूंजती रहे आपकी तालियां। सभी अवॉर्डीज के लिए आपकी शुभकामनाएं और बधाई। अनंता मेडिकेयर श्री गंगानगर,
प्रतिनिधि श्री राजेश जैन। आयुर्वेदिक मेडिसिन का कार्य इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अनंता मेडिकेयर श्री गंगानगर, श्री राजेश जैन जी। उद्योग रत्न पुरस्कारों के लिए अब आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर उत्कृष्ट महिला उद्यमी। इसमें सबसे पहले द्वारकेश प्रोडक्ट्स भीलवाड़ा, श्रीमती मानकवर काबरा। भीलवाड़ा की ये इकाई आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण करती है और प्राप्त कर रही है उत्कृष्ट महिला उद्यमी पुरस्कार। शिल्प गुरु शिल्प रत्न पुरस्कार मोलेला राजसमंद के श्री मोहन लाल कुम्हार जी को। मोलेला कला के लिए, टेराकोटा के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो चुके हैं। श्री मोहन लाल कुम्हार शिल्प गुरु शिल्प रत्न पुरस्कार। बुनकर रत्न पुरस्कार श्री रघुवीर सिंह बुंदेला लवाण दौसा। वस्त्र मंत्रालय द्वारा भी आपको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जा चुका है। श्री रघुवीर सिंह बुंदेला लवाण और बुनकर रत्न पुरस्कार। कोटा की श्रीमती जैनब बानो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत। कोटा डोरिया बुनाई के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती जैनब बानो, कोटा। और अब समय है राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2019 का, और इसमें पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त किए जाएंगे प्रमाण पत्र और शॉल। सभी अवॉर्डीज से हमारा अनुरोध वो ट्रॉफी समारोह के बाद बैक स्टेज से अवश्य कलेक्ट करें। इसमें सबसे पहले नीलकंठ पॉलीमर्स चूरू के श्री शिव शंकर जैससरिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ पॉलीमर्स चूरू, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में ये अवार्ड प्रदत्त किया जा रहा है। सीजन्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा के श्री पंकज ओस्तवाल, प्रमोटर, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स श्रेणी में। सीजन्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा, श्री पंकज ओस्तवाल। श्री फैट्स एंड प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड श्री राजकुमार अग्रवाल। श्री फैट्स एंड प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, श्री राजकुमार अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर। वैभव ग्लोबल लिमिटेड जयपुर, श्री राज सिंह, वाइस प्रेसिडेंट। वो वैभव ग्लोबल लिमिटेड जयपुर गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम ज्वेलरी के क्षेत्र में श्री राज सिंह, वाइस प्रेसिडेंट। सोनी इंटरनेशनल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी श्री संजीव सोनी, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ज्वेलरी की कैटेगरी में। सोनी इंटरनेशनल ज्वेलरी श्री संजीव सोनी। अशोक ज्वेल्स जयपुर श्री अशोक चौररिया, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स की कैटेगरी में। अशोक ज्वेल्स श्री अशोक चौररिया। लूनावत जेम्स श्री नीरज लूनावत, मूल्यवान कीमती रत्नों, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की श्रेणी में श्री नीरज लूनावत। संकल्प इंटरनेशनल जयपुर श्री गिरीश कुमार अग्रवाल, हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में अधिकतम एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए संकल्प इंटरनेशनल श्री गिरीश कुमार अग्रवाल जी। जयपुर की इस इकाई को अधिकतम एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए ये सम्मान प्रदत्त किया जा रहा है। श्री खेमचंद हैंडीक्राफ्ट्स जोधपुर, श्री खेमचंद खत्री जी। बाबा सुपर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड अजमेर श्री अभिषेक गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स कंपनी। रॉक्स फॉरएवर उदयपुर श्री संदीप भटनागर, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट श्रेणी में निर्यात में उत्कृष्ट वृद्धि के लिए। रॉक्स फॉरएवर उदयपुर, संदीप भटनागर। श्रीराम रेयांस कोटा, किरीट जोशी, सीनियर जनरल मैनेजर।
टेक्सटाइल श्रेणी में श्रीराम रेयांस कोटा, किरीट जोशी सीनियर जनरल मैनेजर। सुदीव्या स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा श्री जे.सी. लड्ढा चेयरमैन टेक्सटाइल श्रेणी में। सुदीवा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा श्री जे.सी. लड्ढा चेयरमैन टेक्सटाइल श्रेणी। लोढ़ा इम्पेक्स जयपुर श्री दलपत लोढ़ा प्रोपराइटर रेडीमेड गारमेंट्स। श्री चीर सागर जयपुर अर्णव पोद्दार पार्टनर रेडीमेड्स गारमेंट की श्रेणी। श्री चीर सागर, श्री अर्णव पोद्दार, ट्रेडिशनल गैलरी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर श्री दिनेश गोयल रेडीमेड गारमेंट्स श्रेणी। इन्फोसिस लिमिटेड जयपुर श्री सोमेश गुप्ता। इन्फोसिस लिमिटेड जयपुर श्री सोमेश गुप्ता सेंटर हेड जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इस इकाई को उच्चतम निर्यात के टर्नओवर के लिए एक्सपोर्ट अवार्ड प्रदत्त किया जा रहा है। इनोवाना थिंक लैब्स लिमिटेड श्री नरेंद्र कुमार चीफ मेंटर। इनोवा थिंक लैब्स लिमिटेड जयपुर श्री नरेंद्र कुमार गर्ग जयपुर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की यह इकाई उच्चतम वृद्धि दर हेतु एक्सपोर्ट अवार्ड। टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर श्री विनय राठी एमडी इंजीनियरिंग क्षेत्र की इस इकाई को उच्चतम निर्यात के लिए यह एक्सपोर्ट अवार्ड। टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर एमडी श्री विनय राठी। डायनामिक केबल्स लिमिटेड जयपुर आशीष मंगल इंजीनियरिंग क्षेत्र। हार्मनी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर श्री राजेश सुथार सीएफओ केमिकल फार्मा एंड अलाइड प्रोडक्ट्स की श्रेणी में। हार्मनी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर श्री राजेश सुथार। अजंता केमिकल इंडस्ट्रीज भिवाड़ी श्री शुक्रदेव भारद्वाज। अजंता केमिकल इंडस्ट्रीज भिवाड़ी श्री शुक्रदेव भारद्वाज भिवाड़ी स्थित केमिकल फार्मा एंड अलाइड प्रोडक्ट्स की श्रेणी में। मेवाड़ पॉलिटेक्स लिमिटेड उदयपुर श्री नीरज खमेसरा कंपनी सेक्रेटरी केमिकल फार्मा एंड अलाइड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। मेवाड़ पॉलिटेक्स लिमिटेड उदयपुर। प्लास्टिक वीव इंडस्ट्री एलएलपी उदयपुर श्रीमती शिल्पा बापना डेजिग्नेटेड पार्टनर श्रीमती शिल्पा बापना प्लास्टिक वीव इंडस्ट्रीज एलएलपी उदयपुर। महिला उद्यमी एक्सपोर्टर कैजुअल फैशन श्रीमती आभा जैन पार्टनर महिला उद्यमी एक्सपोर्टर। एंटीक्वारेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जयपुर डायरेक्टर श्री ओम प्रकाश गोयल जी विदेशी पर्यटकों को विक्रय की इस श्रेणी में इकाई को उच्चतम निर्यात टर्नओवर के लिए एक्सपोर्ट अवार्ड। एंटीक्वारेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। श्री महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज हनुमानगढ़ श्री सुभाष चंद्र गुप्ता चेयरमैन चमड़ा धातु और अन्य उत्पाद की श्रेणी में।
मित्तल पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कोटा श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, डायरेक्टर, चमड़ा धातु और अन्य उत्पाद, मित्तल पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कोटा। लूमी आर्ट जोधपुर श्री अरविंद खत्री, चेयरमैन, लूमी आर्ट जोधपुर श्री अरविंद खत्री, चमड़ा धातु और अन्य उत्पाद की श्रेणी में उच्चतम वृद्धि दर हेतु एक्सपोर्ट अवार्ड। शेरा मेंटल प्राइवेट लिमिटेड सीकर जनाब शेख नसीम, मैनेजिंग डायरेक्टर, चमड़ा धातु और अन्य उत्पाद, शेरा मेंटल प्राइवेट लिमिटेड सीकर। श्री शेख नसीम, मैनेजिंग डायरेक्टर। रतन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर श्री गौरव जैन, चमड़ा धातु और अन्य उत्पाद की श्रेणी में। देवियों और सज्जनों, मुक्त हृदय से हो आपकी तालियां, बधाई और शुभकामना स्वरूप सभी अवॉर्डीज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय निर्यात और उद्योग रत्न पुरस्कार समारोह 2019 वितरण किया गया उद्योग रत्न और निर्यात पुरस्कारों का। और देवियों और सज्जनों, पुनः चाहेंगे मेरी आवाज के साथ आपकी तालियां। अब समय है, पिछले 3 दिनों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब स्वयं जो व्यापक कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर, उसमें स्वयं सम्मिलित होकर सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसलिए अनुरोध है, आइए आप अपनी सब जगह ले लीजिए और अब हम आमंत्रित करते हैं पूरे सम्मान और आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के इस समारोह में उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत। समारोह के अध्यक्ष हमारे उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, हमारे मंत्री मंडल के साथीगण उदयलाल अंजना जी, प्रताप सिंह खचरेवास जी, सुखराम बिश्नोई जी, रघु शर्मा जी, ममता भूपेश जी, राजेंद्र यादव जी, अन्य उपस्थित हमारे तमाम विधायकगण, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता जी, एसीएस इंडस्ट्री सुबोध अग्रवाल जी, अन्य तमाम उपस्थित अतिथिगण, उद्यमीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद आया कि एमएसएमई कॉन्क्लेव, जिसमें आज राज्य स्तरीय निर्यात व उद्योग रत्न पुरस्कार समारोह भी रखा गया, उसमें आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। और मैं आप सबको, हमारी सरकार जो आपने बनाई है 1 साल पहले, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखे गए थे 3 दिवसीय, और जिसमें ये प्रयास किया गया कि हर क्षेत्र में जो प्रगति की हम लोगों ने, जो आपसे वादे किए थे मैनिफेस्टो के अंदर, उसमें हम लोग कहाँ तक सफल हुए, कहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किए और अभी तक कामयाब होना बाकी है। लेखा जोखा करने का 3 दिन का हम लोगों ने ये प्रोग्राम मनाया। ये कोई जश्न मनाने की बात नहीं थी। 1 साल हुआ और मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीति रही है, नीयत रही है, वो आपके सामने है, जिसकी झलकी आपने देखी कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने प्रयास किए किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ें। राजस्थान वो राज्य नहीं रहा पहले जो
रेगिस्तान के इलाके, अकाल सोके की स्थिति, यहाँ के लोगों में निराशा के भाव वो चलते थे। अब समय बदल गया है और उसके साथ साथ में देखा होगा आप लोगों ने कि जिस रूप में राजस्थान, जिसमें खनिज संपदा के भंडार भरे पड़े हैं, उनके दोहन की आवश्यकता है और अधिक। बिजली का उत्पादन कोई ज़माने में हमेशा कमी रहती थी, आज करीब 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। नीति अभी आई आपके सामने, सोलर की आई है, विंड की आई है। मुझे याद है कि मैं आपके आशीर्वाद से जब पहली बार मुख्यमंत्री साहब 20 साल पहले जब हमने 2 मेगावाट शुरू की थी विंड एनर्जी, आज 4,500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 200, 300, 400 मेगावाट मुश्किल से शुरू हो रही थी, आज सोलर के अंदर में काफ़ी आगे बढ़ गए। अच्छी पॉलिसी आई है सोलर की आज, और आपको जान के खुशी होगी कि पॉलिसी आते ही सबसे पहले मेरे पास रिलायंस ग्रुप के मिस्टर भंडारी आए कल रात को ही, और 200 मेगावाट हम लोग सोलर प्लांट लगाएंगे ये वादा करके गए, लिख के गए हैं। सोलर की पॉलिसी हो चाहे विंड की पॉलिसी हो, राजस्थान की पॉलिसी के बारे में डीबी गुप्ता जी कह रहे थे, प्रसादी मीणा जी ने आपको बताया, कल्ला साहब ने आपको जो नीतियों के अंतर्गत जो साइलेंट फीचर उसके बारे में आपको बताया। तो मैं कह सकता हूँ आने वाले वक्त के अंदर चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की उपलब्धता की बात हो, सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है राजस्थान के अंदर, इसलिए मैंने कहा वो जमा नहीं रहा। अब तो पानी हो चाहे बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और सौभाग्य से आज जो माहौल देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर, गैस निकलने जा रही है, रेगिस्तान के इलाकों में हवाएं ज़्यादा चलती है तो विंड की एनर्जी भी वहाँ ज़्यादा बन रही है, सोलर के भी ग्रेविटी ज़्यादा है, इसलिए सोलर ज़्यादा प्लांट लगेंगे, राजस्थान में लगेंगे, रेगिस्तान में लगेंगे। रिफाइनरी आ रही है बहुत बड़े रूप के अंदर, उस काम को हमें पुश करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम ऐसा काम है बिना दबाव दिए हुए मैं समझता हूँ कि 4 साल का जो प्लान होता है वो पता नहीं कितने साल लेगा। इतिहास गवाह है कि देश में जहाँ जहाँ रिफाइनरी बनी है वहाँ 8 साल, 10 साल, 12 साल लग जाते हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान पहले से ही पिछली गवर्नमेंट ने जो अप्रोच रखी, अभी तो बन जानी चाहिए थी, पर दुर्भाग्य से सरकार बदलने के साथ साथ में जो अप्रोच रखी गई, हमारा पानी, हमारा तेल, हमारी बिजली, हमारी ज़मीन और हिस्सेदारी 26% ही क्यों, 5 साल के बाद में ही वापिस उसका शिलान्यास करने का प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की गई। प्रधानमंत्री आने लगे, मुझे मजबूरी में लिखना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, एक बार शिलान्यास हो चुका है, मंत्र पढ़े जा चुके हैं, आप लोगों का मंत्र पर ज़्यादा विश्वास है, दोबारा कैसे पढ़ोगे। प्रधानमंत्री शुभारंभ के अवसर आ रहे हैं, 5 साल से बंद, काम शुरू ही नहीं हुआ, शुभारंभ करने आए, कोई बात नहीं। अब हम अपील करेंगे केंद्र सरकार से कि 5 साल जो बर्बाद किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उसका एहसास आपको होगा कि अब भी 26% भागीदारी रखी गई उन्होंने। अब चाहिए उनको कि HPCL से बात करके, और वो रिफाइनरी का काम अगर टाइम पे पूरा हो जाएगा तो हम लोग इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ला रहे हैं पचपदरा के अंदर, रिफाइनरी के पास में, हजारों उद्यमियों को फ़ायदा मिलेगा।
वो प्लॉट लेके अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ प्लास्टिक आधारित उद्योग भी लगेंगे। रिफाइनरी जो है पेट्रोकेमिकल के साथ में है। इस रूप में मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जो 5 नीतियाँ भी प्रस्तुत की गई, देखा होगा आपने। कल जो प्रोत्साहन नीति लागू की हम लोगों ने रिप्स के अंतर्गत, सोलर के अंतर्गत, सब्सिडी के अंतर्गत, सब जगह से कैसे हम लोग अधिक से अधिक वो फैसले करें जिससे कि आपको लाभ मिले, जिसकी आवश्यकता भी है। सरकार बनते हमने एमएसएमई के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया, अध्यादेश लेके आए, फिर कानून बना, एक्ट बना असेंबली के अंदर, जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने चर्चाएं करी। मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। 2500 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। ऑनलाइन का नाम याद आते राजीव गांधी याद आते हैं, क्योंकि उस वक्त में जो सपना देखा था 21वीं सेंचुरी का, उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे। नौजवान थे, सपना था कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री के रूप में हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, विकसित राष्ट्र के रूप में देश आगे निकल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भी इतनी मेहनत करें, नई शताब्दी में कम से कम हम लोग भी साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी के अंदर इस प्रकार तैयारी करें जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर नई शताब्दी में कम से कम हिंदुस्तान भी दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आके खड़ा हो सके। आज जो हालात देख रहे हैं, पूरी दुनिया मान सम्मान देती है हमारे प्रधानमंत्री जी को। देश के बारे में जो माहौल बना 76 साल के सफ़र के बाद में, किस प्रकार उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, 100 उपग्रह एक साथ छोड़े जा रहे हैं। मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर जाने के लिए प्रयास किए गए। ये कोई 4 महीने नहीं हुआ, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। ये 35-40 साल लगे उसके अंदर, पंडित नेहरू के ज़माने से। तो जो माहौल ऐसा बना दिया गया देश के अंदर, जैसे कि सरकार बनी 4 महीने में ही उपग्रह छोड़े जा रहे हैं मंगल ग्रह पर। यही अहम घमंड तकलीफ दे रहा है हम लोगों को। वो चिंता का वैसे बना हुआ हमारे लिए। आज मैं सुबह देख रहा था, हालांकि मैंने तो काफ़ी दिन पहले कह दिया था कि जो इनका मुख्य आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यन, अभी 5-6 दिन पहले नेट पे न्यूज़ आ गई थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक एडवाइजर रहा हुआ व्यक्ति अमेरिका में जाकर कह रहा है हालात अच्छे नहीं हैं देश की अर्थव्यवस्था के, और देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है। आज सारे अखबार भरे पड़े हैं फ्रंट पेज पर उसी न्यूज़ से। ये स्थिति क्यों बनी है? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबकी बात सुननी पड़ती है, चाहे अच्छी लगे नहीं लगे, सहमत हो या नहीं असहमत हो। ये नहीं कि असहमति व्यक्त करने वाला देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी भाषा बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर देश चलाना है तो आपको सभी वर्गों को, सभी तबकों को, सभी क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। उनकी बात सुननी पड़ती है, आलोचना सहन करनी पड़ती है। आलोचना में हो सकता है कि अच्छी बात हो तो उसको मानना पड़ता है। अहम घमंड छोड़ करके तब देश चलता है, ऐसा नहीं चलता है। आज क्या माहौल बना रखा है, राजा के वो रानी है बस। मैंने वो पढ़ा था दिल्ली के रैली में, भूल गया शायद मैं तो, राजा गए रात है, रानी के रात है, मंत्री के रात है, संतरी के रात है, और सुबह सुबह की बात है। ये टाइम है, ये टाइम है। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, हम घमंड में सब चल रहे हैं।
इसीलिए तकलीफ हो रही है, इसीलिए तकलीफ हो रही है कि दिशा में जा रही इकोनॉमी चिंता ही नहीं है। क्या हम लोग बैठे हुए राष्ट्रवादी नहीं हैं? क्या हम लोग बैठे हुए किसी और से किसी भी तरह से हम राष्ट्रवादी कम हैं? राष्ट्रवाद, धर्म के नाम पे राजनीति, और इकोनॉमी कहाँ सुधरेगी उससे? कहाँ जीडीपी पहुंच रही है? कहाँ नौकरियां लगने के बजाय नौकरी जा रही है? इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अरे दिन पता नहीं कैसे कैसी बातें की गई। ब्लैक मनी लेके आएंगे 30 दिन में, 100 दिन में, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे। ये आपका बॉन्ड है ना, ये सबसे बड़ा आज़ादी की बात का सबसे बड़ा स्कैंडल है। तो बॉन्ड है वो, पता ही नहीं पा किसे क्या सौदे किए, बॉन्ड ले लो, चुपचाप ले लो। 90% बॉन्ड एक तरफ जा रहे हैं। जिस रूप में देश की इकोनॉमी चल रही है वो चिंता का विषय होना चाहिए सबके लिए। राजस्थान सरकार आपको विश्वास दिलाती है कि इन स्थितियों के बावजूद भी आपकी भावनाओं को समझ करके राजस्थान की सरकार फैसला करेगी। भविष्य में मैं कह सकता हूँ आपको, हम जानते हैं कि आपकी तकलीफ है, हम जानते हैं कि उद्यमी भी कोई खुश नहीं है, उनका उद्योग धंधे ढंग से चल नहीं रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कई जगह एनपीए बढ़ रहा है, व्यापार धंधे चौपट हो गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की क्या स्थिति है, लाखों लोग निकाले गए हैं, 400 शोरूम बंद हो गए देश के अंदर। टेक्सटाइल वाले तो टेक्सटाइल उद्योग को विज्ञापन देना पड़ा देश के अंदर कि हमारी स्थिति क्या बनती जा रही है। हाहाकार मचा हुआ है। उन स्थिति में देश चल रहा, बोल कुछ नहीं रहा, बोल तो फिर ये मोदी मोदी रहा है, मोदी मोदी मोदी। अब आप देखोगे मोदी मोदी बोलने वालों को मैं कहना चाहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है की जगह मोदी है तो मंदी हो गया। अब मोदी है तो मुमकिन है बोलते थे ना कि रात को तो पता नहीं गवर्नर साहब ने कब भेजा, मां गवर्नर ने खत प्रधानमंत्री जी को कि राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दो। कब प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, किसी को पता नहीं। कब राष्ट्रपति जी को रात को उठाया, कोई पता नहीं। बहुत आदमी राष्ट्रपति आए थे रोतुना भी, अच्छे इंसान भी, पता नहीं नींद में थे कि कैसे उठाया होगा, कैसे साइन करवाया होगा, किसी को पता नहीं। और सुबह 5:40 पर गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति शासन समाप्त 5:42 पर। 8 बजे चुपचाप मुख्यमंत्री जी की और उप मुख्यमंत्री की शपथ। 8:15 बजे प्रधानमंत्री की ट्वीट मोदी जी का, जय हो मुख्यमंत्री जी, जय हो, आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और मुख्यमंत्री जी ने वापस 8:15 बजे ट्वीट आया और 8:30 बजे वापस ट्वीट कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। ये देश चल रहा है, ये देश चल रहा है, इस प्रकार देश चल रहा है। बताइए आप, मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी है तो मंदी है, स्थिति है। कल एक इंडस्ट्रीज मेरे पर आए, आप विश्वास नहीं करोगे क्या उसने मुझसे बात कर रहे थे, क्या तकलीफें थी वो, मैं बखान नहीं कर सकता। और उसने कहा टाइम आ रहा है, कई लोग आत्महत्या नहीं कर रहे, और आत्महत्या हो गई 2-3 पहले से ही। अंदर ही अंदर जो कहते हैं मारवाड़ी में धमड़े ले रहे लोग, स्थिति है देश के अंदर। धमड़े ले रहे हैं देश के अंदर, ऐसी स्थिति है। बोल नहीं रहा है कोई भी, बोल नहीं रहा है। बोले तो और पोर खुल जाए, पैसा मांगने वाला आ जाए, वो अलग बात है। वो कैसे करे, धंधा वाला आदमी है, बिजनेसमैन, कहीं बोलता नहीं आसानी से। जब तक कि पानी सिर से उतर नहीं जाए तब तक वो गाल को लाल रखने के लिए थप्पड़ लगा था खुद के गालों पर।
ये स्थिति है। हालात बड़े गंभीर है। पूरी दुनिया में जो यहाँ है वो नहीं है, दुनिया के अंदर जो यहाँ दिखाया जा रहा है वो नहीं है। जिस प्रकार से होर्डिंग मोदी किया गया ना, इस देश ने देखा वो दुनिया ने नहीं देखा था। दुनिया में तो इतनी सी न्यूज आई थी वहाँ पर क्या के अंदर। यहाँ जनता देख होर्डिंग मोदी, मोदी जी ट्रम्प साहब को हाथ पकड़ के घुमा रहे हैं। चारों ओर भीड़ के अंदर अगली सरकार ट्रम्प सरकार। क्या अधिकार था मोदी को कहने का? नैतिक अधिकार है? पंडित नेहरू की विदेश थी, वाजपेयी जी बन गए थे विदेश मंत्री 77 के अंदर। पहला वक्तव्य दिया विदेश नीति वही रहेगी जो पंडित नेहरू की देश के अंदर। क्या क्या जाके कहने का अमेरिका में अगली सरकार ट्रम्प सरकार। कल उनकी पार्टी सरकार में नहीं बना पाई तो क्या सोचेंगे देश के बारे में? क्या हमारे संबंध रहेंगे कि सोचा उन्होंने? उनको हक क्या बोलना इस प्रकार से? ये हो रहा देश के अंदर। इसी का परिणाम है ये। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा, और तो फैक्टर काम हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, उनके पतिदेव क्या कह रहे मालूम आपको? आप मेरे किसको मालूम? हाथ खड़ा करें। बहुत कम लोगों को मालूम है, 5, 10, 15 लोग। उनके पतिदेव ने स्टेटमेंट दिया है, इस सरकार को अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। नंबर 1, इस सरकार ने पंडित नेहरू की नीतियों को भुला दिया है। नंबर 2, इस सरकार को चाहिए कि नरसिम्हा राव के वक्त में मनमोहन सिंह की नीतियाँ थी उसको अपना ले तो देश बच जाएगा। ये स्थिति। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा? अभी सब फैक्ट के साथ में जो सामाजिक ताना बाना बर्बाद हो रहा है देश का, धर्म के नाम पर। अभी आपके जो CAA चल रहा है, पहले CAB आया था, एक्ट बन गया। अब तो आग लगी हुई देश के अंदर। पहले तो कश्मीर के लोग बंद पड़े थे, 4 महीने हो गए करीब करीब होना है। अब नॉर्थ ईस्ट बंद पड़ा है। क्या हो के अंदर आग लग रही है? अरे गांधी जी के वक्त से ही जो नीतियाँ बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, फिर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, एक वोट का अधिकार दिया सब, साथ में अनेकता में एकता वाला मुल्क था तो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जुड़ती गई। अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जातियां हैं, धर्म है। तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, क्या लिखा हुआ पता ही नहीं पड़ता है, क्या बोलते समझ में आता ही नहीं है। रशिया के टुकड़े हो गए, 16 देश बन गए रशिया के। हमारा मित्र था, सुपर पावर थी दुनिया की। आज हम एक वक्त सीना तान के खड़े हैं। मोदी जाते हैं दुनिया के मुल्कों के अंदर तो सम्मान क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है 70 साल का सफर तय करते करते लोकतंत्र जिंदा रहा है देश के अंदर। पाकिस्तान, हिंदुस्तान साथ आज़ाद हुए थे, बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल, भुट्टो साहब को फांसी लगा दी। ये बात मैं लगातार मेरे मित्रों को मालूम बोलता रहता हूँ मैं कई सालों से। कल मालूम पड़ा कि मुशर्रफ साहब को फांसी लग गई परसों, आदेश हो गए वहाँ की कोर्ट्स। आप बताइए कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ पाकिस्तान? और पाकिस्तान की औकात क्या है हमारे सामने? क्या औकात है उसकी? पंडित नेहरू ने देश आजाद होते ही जिस प्रकार से फैसले किए, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखा सामने, बड़े बड़े उद्योग लगाए, इस्पात के बड़े बड़े बांध बनाए, मंदिर का नाम दिया कि मंदिर आधुनिक मंदिर है ये। उस पर भी दुनिया के मुल्कों ने उन पर जवाब दिया, क्या जरूरत आपके बना, हम आपके बैठे हुए हैं कि नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं भविष्य के अंदर। ये उनकी सोच थी।
इसलिए आज देश टिका हुआ उस नींव पर टिका हुआ है। जो पंडित नेहरू के बारे में सोशल मीडिया में क्या क्या चलाते हैं, उस वक्त से सफर तय हुआ है। बड़े बड़े बांध बना दिए, भाखड़ा डैम बना दिया। एक किस्सा सुनाता हूँ, मैं आपको सुनाऊंगा अभी। भाखड़ा डैम बन रहा था तब ये जनसंघ वाले जो थे, ये इतना पैसा, आप में से कई लोग बैठे होंगे RSS जनसंघ के लोग, मुझे एतराज़ नहीं है, बुरा मत मानना, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि देखो नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, भाखड़ा डैम बना रहा है और वहाँ बिजली घर बना रहा है। जब पानी में से बिजली निकाल लेगा तो पानी खेतों में काम क्या आएगा, बताइए। कहने के लिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बजाय की नीतियों के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर क्या आपके सिद्धांत थे वो नहीं, ये भड़का भड़का के राजनीति शुरू करी गई। गाय माता की पूंछ पकड़ करके वेतन पार करने चले थे। फायरिंग हो गई दिल्ली के अंदर, तो आसोबाद चौराहा बना जोधपुर के अंदर, वो मर गए बेचारे उसके अंदर। ये राजनीति का तरीका नहीं होता है। मंदिर के नाम पे आप सत्ता में आ गए हो देश के अंदर। इसलिए आप जो आपका जो सोच है 370 कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर, इसी पे देश चलते हैं क्या? हिटलर ने भी ऐसे ही काम किए थे, देशभक्ति की बात करता था वो, धर्म के नाम पे बात करी उसने, सबको संबोधित कर दिया और तानाशाह बन गया। तो क्या हमारा मुल्क तानाशाह के रास्ते पे जा रहा है? यहाँ पर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आज प्रथम सेवक हूँ आपका, मुझे 30वीं बार आपने मुख्यमंत्री बनाया है। मेरे लिए कोई पद से बड़ा कमिटमेंट है देश के साथ में, जनता के साथ में, प्रदेश के साथ में। मैं क्या अपनी बात कहूँ, बोले आपने बहुत काम करने के, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। वो सोच ही नहीं, खाली 2 लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर। अरे कहाँ गांधी ने कहा था कि दिल्ली में बैठ के राज नहीं होंगे जब तक आप पंचायत राज नहीं लाओगे, तो सत्ता का भी केंद्रीकरण होना चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए, गांव तक सत्ता जानी चाहिए। और कहाँ आप मोदी जी, अमित शाह, 2 लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर, और किसी को कोई पूछते नहीं है। बहुत और तो लोग बैठे हैं, उनको कोई, मैं अभी कहूँगा फिर आप लोग हंसोगे, कोई मतलब नहीं है बार बार कहने का। वो भले लोग हैं, कई लोग काम करना चाहते भी हैं कि मन में उनकी अंतरात्मा जानती है कि क्या हो रहा देश के अंदर, बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों कुर्सी प्यारी होती है। कोई लोग देखते हैं कि पार्टी में है, बैठे रहो चुपचाप, उसे कोई बदलाव आएगा, कई बातें होती है। मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ आपको कि आईसीयू में स्थिति, ये कौन कह रहा? इनका खुद का लाया हुआ अरविंद सुब्रमण्यम आर्थिक सलाहकार, जो भाग गया वहां से, चले गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, भागने के इस्तीफा दे दिया। अरविंद पनगड़िया ये लेके आया अमेरिका से, वो भी चले गए वापस। रघुवर राजन RBI गवर्नर थे, इस्तीफा देना पड़ा उनको। कितने इस्तीफे हो गए RBI के अंदर? 3 दिन इस्तीफे हो गए। 1,76,000 रुपये आपने ले लिए उधार RBI से, इतिहास में कभी नहीं हुआ आज तक, जबरदस्ती दबाव देकर। तो ये स्थिति है देश के अंदर। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, राजस्थान में DMIC का 40% हिस्सा जाएगा। यहाँ सब तरह से संभावना है राजस्थान के अंदर कि किस प्रकार से हम देश को, राजस्थान को पूरे मुल्क के नक्शे के अंदर सकते हैं, हर क्षेत्र के अंदर, जिसमें आप बहुत बड़ी भागीदार निभा सकते हैं। राजस्थान के इंडस्ट्री लोग, आप में दमखम है। अभी तक भी मैं नोट करता हूँ, चाहे सरकार में कोई सरकार रही हो किसी पार्टी की, जितनी सुविधाएं, जितनी स्कीमें आप चाहते होंगे नहीं मिल पाई होगी, तब भी आप आप मजबूत रहे हो, उद्यमी बने हो, उद्योग लगाए हो और कंट्रीब्यूट किया। आपका अपना मान सम्मान देश और समाज में होता है हमेशा। इस बात का असर हमें है। आप एंटरप्रेन्योर है, मैं खुद इकोनॉमिक्स में MA किया हूँ, मुझे पता है एंटरप्रेन्योर क्या होता है। मैं
कहना चाहूँगा, आपको आह्वान करना चाहूँगा, अब मजबूती से डटे रहें। इकोनॉमिक स्लो डाउन देश के अंदर है, पहले भी हुआ था जब यूपीए गवर्नमेंट थी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी हस्ती थी, इसलिए उन्होंने उसका इम्पैक्ट जो है कम से कम पड़ा देश के अंदर। एक चौपट हो गया है, हर व्यापार चौपट हो गया है, रियल इस्टेट बर्बाद होकर रह गया है, टेक्सटाइल का आपके सामने स्थिति है, डायमंड उद्योग सूरत में मजदूरी जा रहे हैं, वहाँ पर बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं वहाँ के मजदूर। तो हालात बड़े ऐसे बन गए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार को झटके लगेंगे। जैसे महाराष्ट्र में लगा अभी झटका, ऐसे झटके डेमोक्रेसी में लगने चाहिए, सबको लगना चाहिए। उससे क्या होता है, आदमी की समझ में आती है कि मैं कैसे सुधार करूँ मैं आपको। तो इनको झटके लगेंगे, उसके बाद में सुधार होगा, इसमें मुझे चिंता लगी हुई है। इनकी जो सोच वो देख ही नहीं रहे हैं, वो देख नहीं रहे कि इकोनॉमी की स्थिति क्या हो रही है। इनका खुद का एजेंडा है, उसको आप आगे बढ़ाओ। इस प्रकार की जो सोच है वो देश हित में नहीं हो सकती, मैं कहना चाहता हूँ आपको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में सोलर पे जाएंगे हम लोग, अच्छी नीति लेके आए हैं। विंड थर्मल में आज तक गए हैं हम लोग, पर आपको मालूम है कि खदानें जो कोयले की है वो इतनी दूर है, झारखंड और अन्य इलाकों के अंदर, छत्तीसगढ़ की तरफ, इसलिए वहाँ से कोयला लाना महंगा पड़ता है, तो बिजली महंगी बनती है। ये हमारे जहन में, इसलिए हम लोग उसको देख रहे हैं किस प्रकार से आगे बढ़े हम लोग। पर्यावरण को और प्रदूषण को लेकर चिंता सबको है, पूरे देश को, ये दुनिया को है। पूरी दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इकट्ठे होते हैं रियो के अंदर, प्रस्ताव पास करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। यहाँ जोधपुर, पाली और कई जगह पर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, उसको लेके भी हम लोगों ने कहा 50% सरकार देगी आपको, रिको को देगी, रिको के माध्यम से देगी, जो लोग लगाएंगे उनको। हम लोग चाहेंगे कि प्रदूषण का जो मामला है, एनजीटी आएगी पिक्चर में, उद्योग तक वो सब समस्या हल हो, ये हमारे जहन के अंदर है। सरकार उसके लिए भी आगे आके आपको पूरा सहयोग करना चाहेगी। और नए इंडस्ट्री एरिया खुल रहे हैं 11 जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर, वो आपको मालूम पड़ा होगा। हम चाहेंगे कि नए नए एरिया और डेवलप हो जिलों के अंदर, एमनेस्टी स्कीम आए जो आपको कुछ सहूलियत मिल सके। इस प्रकार से कई स्कीम हमने बनाई है, उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि राजस्थान पीछे नहीं रहे देश के अंदर। प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी, प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद, जैसा अभी प्रसादी जी कह रहे थे, SC/ST तक के लिए भी कह रहे थे कि कैसे हम लोग उनको प्रोत्साहन दें, जो लोग SC/ST लोग आगे आएंगे। और ये कहा गया जो श्रमिक जो है, जो आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो SC/ST के श्रमिकों को लगाएंगे तो 75% भरण है वो सरकार देगी, जो कि 50% दे रही है। इसी प्रकार से SC/ST उद्यमियों को, जो उद्यम लगाएंगे, उनको 150% तक अनुदान मिलेगा 7 साल के अंदर। वो भी आ गया हिम्मत करके, तो सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी उनको। ये मैं कहना चाहता हूँ। कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, माधोपुर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, जोधपुर, बाड़मेर, दौसा, यहाँ पर नए क्षेत्रों को बनाने का निर्णय किया गया है। और मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा संभावना हो, वहाँ भी एरिया डेवलप हो। सरकार हमेशा इस दिशा में प्रयत्नशील रहेगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोगों को सम्मान दिया गया है, मैं समझता हूँ कि सम्मान प्राप्त करना उनके लिए तो सम्मानित ही है, पर साथ में अन्य लोगों के प्रेरणा के लिए भी आवश्यक होता है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बधाई देना चाहूँगा। हमारे तो सम्मानित हुए अभी, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा मजबूती से आप सब लोग आगे आएँ। दिल्ली मुंबई फीड कॉरिडोर अपना में बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, काम चल रहा है और 40% हिस्सा राजस्थान होकर जा रहा है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए राजस्थान में, बन नहीं पा रहा अभी तक भी, कि दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें दूर करेंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ के उद्यमियों को भी लाभ मिले आने वाले वक्त के अंदर, साथ साथ में, ये हमारी इच्छा रहेगी।
यही बात कहता हुआ, मैं लंबी बात तो क्या करूं, कभी फिर मैं कहीं जो हालात में आ गया तो फिर मैं समझता हूं कि पता नहीं किस दिशा में चला जाऊं, किस हद तक जाऊं, मुझे पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि दिल में बहुत दर्द है, चिंता है। मेरी कोई दुश्मनी ना मोदी जी से है ना अमित शाह जी से है। वो कल नाम मेरा ले रहे थे आज तक के अंदर, अमित शाह जी को राज्यसभा में ले लिया। अशोक गहलोत ने पत्र लिखा तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम को कि राजस्थान में जो आए हमारे, उनको आप हिंदू है और वो सिख लोग हैं, उनको आप नागरिकता दो। आप बताइए, आप इसमें नहीं, इसमें बुरा क्या किया मैंने? वो क्या बताना चाहते हैं? वो क्या बताना चाहते हैं? अच्छी बात है, पर उनकी खुद की नीयत में खोट है। इसलिए जिस प्रकार नेशनल एक्ट बना दिया, अमेंड कर दिया उसको, एनआरसी लागू करेंगे देश भर के अंदर, क्या ये संभव है? सुप्रीम कोर्ट ने किया वहां पर मॉनिटरिंग आसाम के लिए, सरकार ने कर दिए। रिपोर्ट आई तो वहाँ आज कांग्रेस बीजेपी सब मिलकर के विरोध कर रहे हैं, उस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। जो बात संभव नहीं है, आप जानबूझ करके पोलराइज करने के लिए, देश को पोलराइज करने के लिए मैं आरोप लगाऊंगा केंद्र सरकार पर, ध्रुवीकरण करने की राजनीति कर रहे हो देश के अंदर। वो देश हित में नहीं है, देशवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये मैं कह सकता हूं आपको। और ये स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर, समझ जाना चाहिए उन लोगों को। पहला काम है अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उसके बगैर ना आप किसानों की आय डबल कर सकते हो, ना उद्योगों को बढ़ा सकते हो, ना रोजगार दे सकते हो। और काला दिन तो आपने नोटबंदी करके देख ही लिया, 150 लोग मर गए, लाइन में खड़े होकर के लाइन लगा दिया। क्या क्या नहीं बोले थे मोदी जी उस वक्त में, चौराहे पे को नोटबंदी, आपका ये बॉन्ड, जीएसटी, एक नेशन एक टैक्स की बात थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दिमाग के अंदर। फिर आपने वही अलग स्लैब में पहले विरोध किया उसका, फिर स्लैब बना दी 4-5। आज वो गाड़ी पट्टी पर अभी तक नहीं आ रही, 150 बार आपने बदल चुके हो, उसके अंदर सर्कुलर निकाल चुके हो। आज तक उसमें कई माफिया बन गए हैं जीएसटी के अंदर, उसको आप पकड़ने जा रहे हो। जीएसटी की रेवेन्यू कम हो गई देश के अंदर, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, हम लोग सब भुगत रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपये कम मिलेंगे राजस्थान के अंदर। महाराष्ट्र में था अभी 4 दिन पहले, 15,000 करोड़ वहाँ कम आ रहे हैं। कैसे विकास होगा देश का? कोई चिंता है? इस रूप में आपने देश को चलाया है कि आपके तमाम कमजोर हो रहे हैं, तो अब रेवेन्यू कैसे आएगी? पहला काम होता है कैसे हम लोग अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, तब जाकर के सभी क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोग सब पधारे दूर दूर से, पूरे प्रदेश से, और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मैनिफेस्टो के अंदर उसके आधार पर हम लोग आने वाले वक्त के अंदर ये चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर तेज गति से चौमुखी विकास हो हर क्षेत्र के अंदर, और आपके आशीर्वाद से हम पूरे कामयाब होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। पूरे प्रदेश के आश्वस्त होने का प्रतीक, भरोसे और विश्वास का प्रतीक, ऑनरेबल सीएम साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप निरंतर इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़े हुए हैं और निरंतर संवाद कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, आपको ये बताना चाहेंगे, बेहद खुशी है कि एमएसएमई एक्ट 2019 के अंतर्गत राजस्थान उद्योग मित्र ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक 2,680 से अधिक उद्यमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और लगभग 615 करोड़ रुपए का निवेश और 10,000 रुपए से अधिक लोगों का रोजगार प्रस्तावित है। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और मंचासीन महानुभावों का भी आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं आयुक्त उद्योग विभाग श्रीमान मुक्तानंद अग्रवाल जी को। आज के एमएसएमई कॉन्क्लेव कार्यक्रम के मुख्यमंत्री महोदय,
कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय उद्योग मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी, माननीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी, माननीय परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, माननीय विकास विभाग श्रीमती ममता भूपेश जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद डोटासरा जी, माननीय कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी जी, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुखराम बिश्नोई जी, माननीय उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी जी, माननीय मंत्री स्टेट मोटादव जी, माननीय विधायकगण श्री अमीन काक जी, श्री रफ़ीक खान, श्री नरेंद्र कसवा, श्री मदन प्रजापति, श्री खुशवीर सिंह जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री डी.बी. गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार डॉक्टर अरविंद मायराम जी और श्री गोविंद शर्मा जी,